नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बेतुकी बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। वो 10 साल बंगाल की सत्ता पर काबिज रही हैं। विकास के नाम पर तो वो कुछ नहीं कर पाई, बस अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने एक ही चीज सीखी है कि दूसरी पार्टियों को कैसे नीचा दिखाया जाए, उनके काम को कैसे गलत ठहराया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता के पास अपना काम अपने प्रदेश के विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसी क्रम में ममता ने अलीपुर द्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी छोड़ने वालों पर निशाना साधा और कहा कि जो लालची थे वो चले गए। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में लालची लोगों के लिए जगह नहीं है, यहाँ टिकट बिक्री के लिए नहीं है, बल्कि जो जनता के साथ है उन्हें ऐसे ही टिकट मिल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी बदलने वाले नेताओं पर कहा कि जो ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा वो तो भागेगा ही। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग बीजेपी में गए हैं वो तब समझेंगे जब उनकी पूंछ जलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही लंका कांड होगा। मतलब साफ है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हां, ममता अपने किए का ठीकरा अपनी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर ही फोड़ रही हैं। जो भी पैसा केंद्र सरकार की ओर से बंगाल सरकार को दिया गया वो कट मनी के तौर पर टीएमसी नेताओं के बीच बंट गया। चाहे बात एम्फिन तूफान के पीड़ितों की हो या फिर किसानों की, ममता ने किसी का कल्याण नहीं होने दिया। टीएमसी के तमाम पूर्व नेता जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली वो इसलिए क्योंकि वो पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे, और ममता बनर्जी उन्हीं पर उल्टा ये आरोप लगा रही हैं कि वो नेता खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे थे। जहां तक बात पूंछ जलने और लंका कांड होने की है तो पूंछ तो ममता बनर्जी की जल चुकी है, तभी तो ममता की लंका यानी कि तृणमूल कांग्रेस जलकर खाक हो रही है। टीएमसी में जिस तरह से बिखराव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते आते पूरी की पूरी पार्टी ही खाली हो जाएगी, जलकर खाक हो जाएगी। पार्टी के अंदर सिर्फ 2 ही लोग रह जाएंगे, एक तो ममता खुद और दूसरा उनके सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। ममता बनर्जी काफी पहले से ये कह रही थी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, जेल जाकर भी अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित कर देंगी। ऐसे में ये तो तय है कि वो किसी भी कीमत पर जीतने वाली तो नहीं है। जहां तक बात अकेले चुनाव लड़ने की है तो ऐसा जरूर होता दिख रहा है। ये ममता बनर्जी का अहंकार नहीं तो और क्या है कि एक एक करके उनके सबसे पुराने नेता, चाहे वो मुकुल रॉय हो, अर्जुन सिंह हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, हर कोई उनका साथ छोड़ता चला गया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि ये लोग देश, बच्चे, धर्म सब कुछ बेच देंगे। दंगाबाज बीजेपी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि एनआरसी के नाम पर लोगों को डराया गया है, तो ऐसे में ममता बनर्जी से ये पूछा जाना चाहिए कि सबसे बड़ा दंगाबाज कौन है, बीजेपी या फिर खुद तृणमूल कांग्रेस। चुनाव आयोग ने आने वाले बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1000 कंपनियों की तैनाती की बात क्यों कही है? बंगाल में हर कोई इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता है? बंगाल के गुंडों से हर कोई खौफजदा क्यों है? बंगाल की पुलिस नपुंसक क्यों बनी हुई है? पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन था? बंगाल में ममता का खौफ इतना ज्यादा है कि कोई नेता जैसे ही पार्टी छोड़ता है उसकी सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी जाती है। जैसे शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण ले लीजिए। इधर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उधर केंद्र सरकार ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। आईबी की रिपोर्ट और थ्रेट परसेप्शन के आधार पर गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा दी। शुभेंदु अधिकारी की गिनती टीएमसी के उन नेताओं में की जाती है जिनकी अपने क्षेत्र के साथ साथ पार्टी संगठन पर भी कड़ी पकड़ थी। शुभेंदु को जो जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है उसके तहत सेंट्रल फोर्स के कमांडोज हर समय उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ममता सरकार के पूर्व वन मंत्री इसका एक और उदाहरण है। पार्टी छोड़ते ही उन्हें भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। इसके साथ ही जब बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए थे जिसमें उन्हें चोट आई थी। इस हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली थी। इसके अलावा जहां तक बात एनआरसी के नाम पर डराने की है तो ये वही ममता है जो 2005 में जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में लोकसभा में पेपर स्पीकर के मुंह पर दे मारे थे।
क्योंकि सीपीएम के गठबंधन वाली यूपीए सरकार के उस दौर में ममता बनर्जी को बोलने का मौका नहीं मिला था। ममता बनर्जी उस वक्त घुसपैठ को अवैध करार देते हुए एनआरसी की मांग कर रही थी। हैरानी की बात है कि अब वही ममता एनआरसी के विरोध में रैली निकालती हैं और कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी संबंधी प्रक्रिया कभी नहीं होने देंगी। सत्ता के साथ सुर बदलना तो कोई इनसे सीखे। जिस तरह से ममता सरीखे नेता अपने सुर बदलते हैं, उतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती। बजट में बंगाल के लिए सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा है। ममता ने कहा कि अब वो कह रहे हैं कि 650 किलोमीटर सड़क बनवाएंगे, लेकिन क्या वो जानते हैं कि हम यहाँ 85,000 किलोमीटर सड़क बनवा चुके हैं। ऐसे में ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि किस तरह बंगाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को ममता ने अपना नाम दे दिया। और तो और ममता के नेता इतने बेशर्म हैं कि जब बंगाल में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची तो उसे भी टीएमसी नेता चोरी से लगवाने लगे और बाद में ममता ये कहने लगी कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई वैक्सीन नाकाफी थी और राज्य में वैक्सीन कम पड़ गई। ममता ने बंगाल में ये अफवाह फैलाई कि वो राज्य के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाएंगी, जबकि केंद्र सरकार पहले से ही फ्री में वैक्सीन मुहैया करवा रही थी। ममता बनर्जी के नेताओं ने ना तो कोरोना मरीजों को छोड़ा, ना ही हिंदू देवी देवताओं को। पिछले दिनों कल्याण बनर्जी ने सीता माता पर जिस तरह से भद्दी टिप्पणी की, उससे पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सोच का पता चलता है। कल्याण बनर्जी ने तो अपने बयान में मर्यादा की सारी सीमा ही लांघ दी थी। उन्होंने कहा था कि सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरण रावण द्वारा किया गया था, ना कि उसके चेलों द्वारा, नहीं तो मेरा हश्र भी हाथरस जैसा होता। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी यहाँ पर कि अपने मंत्री की इस घटिया बयानबाजी के बावजूद ममता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कल्याण बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा था कि महिला सीएम होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। ममता को पहले अपने राज्य को देखना चाहिए और फिर यूपी, राजस्थान और बिहार को। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी मुस्लिमों को लेकर बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के सत्ता में आते ही मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। साथ ही नुसरत ने मुस्लिमों को आगाह करते हुए यह भी कहा था कि बीजेपी से बचकर रहे, क्योंकि बीजेपी कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। मुस्लिमों को खुश करने के नाम पर ममता ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया, क्योंकि वो ये जानती थी कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता ही सत्ता की चाबी है। लेकिन ममता बनर्जी को ये याद रखना चाहिए कि मुस्लिमों का ये तुष्टीकरण उन्हें आने वाले वक्त में बहुत महंगा पड़ेगा। बंगाल की सत्ता पर वही काबिज होता है जिसे बंगाल का मुसलमान कबूल करता है, चाहे पहले कांग्रेस हो या लेफ्ट या फिर आज ममता बनर्जी। बंगाल के मुस्लिम कितना ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, कितना असदुद्दीन ओवैसी को, ये चर्चा बंगाल की राजनीति में सबसे गर्म हो चुकी है, क्योंकि करीब 3000 मस्जिदों पर नियंत्रण रखने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। 2020 तक अब्बास टीएमसी के साथ थे और अब ओवैसी के साथ खड़े हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और ममता के पक्ष में 2016 में 70% मुसलमानों ने वोट किया था। अब ममता के सॉलिड वोट बेस के बंटने का खतरा ओवैसी और अब्बास की जोड़ी से है। सारी लड़ाई के केंद्र बिंदु में चुनाव का मुस्लिम कार्ड है। पश्चिम बंगाल में 125 विधानसभा सीटें हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20% या फिर उससे ज्यादा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 125 सीटों में से 81 सीटें जीती थी। मुस्लिमों के गढ़ में ममता बनर्जी का वर्चस्व बीते 10 सालों से रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर आंख बंद करके ममता पर भरोसा करते हैं। रायगंज, मालदा उत्तर, कूच बिहार, बीरभूम, बोलपुर, जाधवपुर, उलूवेड़िया, डायमंड हार्बर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कृष्णानगर, बर्दवान, दुर्गापुर, बशीरहाट, जॉयनगर, मथुरापुर। बंगाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव यही बताते हैं कि मुस्लिम पूरी तरह से ममता के साथ थे। 2006 तक मुस्लिम मतदाता वाम मोर्चे के साथ रहे और सत्ता उनके हाथ में रही। लेकिन 2009 लोकसभा चुनाव में ट्रेंड बदला, जब कांग्रेस तृणमूल गठबंधन ने मुस्लिम बहुल इलाके में 60% सीटें जीतकर 42 में से 26 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसे ही 2011 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस तृणमूल ने गठबंधन किया। 2011 के बाद जब कांग्रेस के साथ ममता का गठबंधन टूटा तो 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव हो या फिर 2016 विधानसभा चुनाव, ममता मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद बन गई।
ओवैसी और अब्बास की जोड़ी ममता के मुस्लिम वोट बैंक को कितना डैमेज करेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुस्लिम वोटर्स की एकजुटता को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को गोलबंद करने में पूरी ताकत झोंक दी है। 70% हिस्सेदारी वाली हिंदू वोटर्स को लुभाने में लगी ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाकर भुनाना, सरस्वती पूजा, रामनवमी, जुलूस, सड़क पर हनुमान चालीसा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ सीएए का मुद्दा, SC/ST वोटर्स को अपने साथ जोड़ने में ताकत झोंकना, हिंदू बहुल विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर अभियान, ममता विरोधी वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश, बीजेपी रूल स्टेट में लव जिहाद पर कानून बनाना। ममता को एनकाउंटर करने के लिए बीजेपी का पहला टारगेट हिंदू वोट्स के ध्रुवीकरण का है, तो दूसरा टारगेट ध्रुवीकरण ममता से नाराज वोटरों को लामबंद करने का है। ममता CAA NRC के खिलाफ जाकर मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई है, उनका ये कोशिश भी मुश्किल लगती है। ऐसे में ममता को अपनी विदाई की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।